तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टीजीटी 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन वो पिछली वीडियो में जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ और टीजीटी 2003 में जो है 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आए थे। यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन आज का है कि आर और एस की साझेदारी का विघटन हो गया। सभी संपत्तियों के विक्रय से 38,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। सभी साझेदारों के 14,000 रुपये के दावों के भुगतान कर दिए गए। यदि आर की पूंजी का शेष एस की पूंजी शेष का या पूंजी के शेष का दोगुना रहा है तो एस की पूंजी का शेष होगा। क्या होगा वो हमें अभी यहाँ पर देखना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना है। मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा। पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई विक्रय से जो कुल धनराशि प्राप्त हुई है वो कितनी है, 38,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है संपत्तियों को विक्रय करने से। इसमें से भुगतान कितने कर दिए गए, 14,000 रुपये के भुगतान कर दिए गए हैं। जब 14,000 के भुगतान कर दिए गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये इसमें से इसको लेस कर देंगे, कितनी पूंजी अब ये बच रही है ये हमें देखना है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बच रही है 24,000, यानी 24,000 रुपये की जो कैपिटल है वो बची है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ बात चल रही है कि जो पूंजी है आर की जो पूंजी है एस की पूंजी शेष का 2 गुना है। ये बात यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो रही है। यानी हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ये एक आर है और एक एस है। लिखा है आर की पूंजी का शेष एस की पूंजी से 2 गुना। ये 2 गुना किसका है, आर का है। किससे, एस से। तो ये 2 अनुपात 1 अनुपात यहाँ पर निकल करके आ रहा है। पूछा क्या है, पूंजी का शेष पूछा है किसका, एस का। वो जब भी पता चलेगा जब हमें पूंजी का यहाँ पर ये अनुपात यहाँ पर पता लग जाए। तो 2 और 3 यहाँ पर हो जाता है, तो 2/3 अनुपात 1/3 ये है। पूछा किसका है, एस का पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एस की पूंजी का शेष पूछा है। यहाँ पर जब एस की पूंजी का शेष पूछा है तो जो टोटल निकल कर आई है एस बराबर हम क्या करेंगे, 24,000 गुणा एस का भी यहाँ पर पता कर लिया है 1/3। तो 1/3 यहाँ पर कर देंगे और इससे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 8 24 हो जाएगा ये, यानी 8,000 रुपये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब 8,000 को यहाँ देख लेंगे कि 8,000 जो है वो किस ऑप्शन में आ रहा है। वो यहाँ पर हमें मिल रहा है सी ऑप्शन में, यानी राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 8,000 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास में 14वें नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखेंगे मिस्टर स्मिथ ने 10 रुपये प्रति अंश वाले 200 अंशों के लिए आवेदन किया था। यानी 10 रुपये का एक अंश है और 200 अंश खरीदने के लिए आवेदन किया था, किंतु इनको 160 अंश ही आवंटित हुए हैं। आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश भुगतान करने के पश्चात उन्होंने 2 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि तथा 3 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। केवल और केवल इन्होंने आवेदन का ही भुगतान किया है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। केवल 2 रुपये प्रति अंश आवेदन का भुगतान किया है और आवंटन 2 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से याचना इन्होंने भुगतान नहीं किया। आगे लिखा है मिस्टर स्मिथ को आवंटित अंशों पर अदत्त मांग की राशि होगी। अब वो राशि यहाँ पर कौन सी होगी, कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर पता करना है। यहाँ अब हमें देखना है कि किस तरह से यहाँ पे यहाँ जो अदत्त मांग की यहाँ पर पूछी गई है, अदत्त मांग जो देने को शेष रह गई है वो हम कैसे पता करें। पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को लिख लेंगे। आवेदन की अगर हम धनराशि देखें, एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है, एप्लीकेशन मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। एप्लीकेशन कितना है भाई, एप्लीकेशन के जो रुपए हैं 2 रुपये हैं। इसके बाद में अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट पर भी ये देख सकते हैं ये 2 रुपये है, तो हमने 2 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया है। और कॉल्स जो इसकी है वो कॉल्स पर 3 रुपये की अभी केवल ये डिमांड हुई है।
इनके पास अंश इनको कितने आवंटित हुए हैं, 160 अंश आवंटित हुए हैं। तो 160 से हम इनको गुणा कर देंगे। जब इनको हम गुणा करेंगे 160 से, तो ये हमारे पास में हो जाता है, सभी की हम 160 से गुणा कर देंगे। ये हमारे पास 0 इसी तरह से आ जाएगा। और 16 दूनी 32, 320 रुपये। इसी तरह से ये भी हमारे पास में 320 रुपये। और इस तरह से 16 तियाँ 48, 480 रुपये। कुल मिलाकर के इनकी तरफ जो रुपए बन रहे हैं, वो रुपए बन रहे हैं 0, 8, 2 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 4 11, 1120 रुपये यहाँ पर इनकी तरफ बन रहे हैं। अब इन्होंने जो भुगतान किया है वो कितना भुगतान कर दिया उसको हमें देखना है। तो भाई भुगतान जो इन्होंने किया है वो केवल और केवल आवेदन का किया है। जो भुगतान इन्होंने किया है वो केवल आवेदन का किया है। और आवेदन कितना, भाई 2 रुपये के हिसाब से है। और इन्होंने जो आवेदन कर दिया है 200 के हिसाब, 200 अंश खरीदने के लिए आवेदन किया था। तो इस तरह से ही हो जाता है 2 दूनी 4, यानी कि 400 रुपये का इन्होंने आवेदन कर दिया। इसके अलावा किसी भी तरह की धनराशि इन्होंने नहीं दी है। तो अब क्या करना है कि जो हमारे पास में 1120 रुपये इनके बन रहे थे, इसमें से 400 रुपये को हम लेस कर देंगे। जब 400 रुपये को लेस करेंगे तो घटाएंगे, और घटाने पर ही हमारे पास में वही बचेगा। 0 ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया। 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 7, यानी 720 रुपये। अब 720 रुपये को हम यहाँ देख लेंगे कौन से ऑप्शन में आता है। ये 720 रुपये हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है डी में, यानी यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 720 रुपये अदत्त मांग यहाँ पर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अदत्त मांग पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन 15 नंबर का है। जो क्वेश्चन है कि एक मशीन 1/1/1987 में क्रय की गई है, यानी 1 जनवरी 1987 को ये क्रय की गई है। इस पर 10% की दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा ह्रास अपलिखित किया गया है। 1 जनवरी 1990 को, यानी 1/1/1990 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य 13,122 रुपये है। इस मशीन की लागत 1/1/1987 को होगी या क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बता सकते, पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व ये थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व होगा। मैंने जैसे यहाँ पर लिख रखा है ह्रास काटने के बाद मूल्य, और यहाँ लिखा हुआ है ह्रास काटने से पूर्व का मूल्य। अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ पर दे रखी थी तारीख, जो ह्रास का जो मूल्य दे रखा है वो तारीख, वो जो इसका मशीन का मूल्य दे रखा है ये वाला 13,122 रुपये, ये कब दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1/1/1990 को। अगर हम यहाँ पर इसकी डेट डालें कि 1/1/1990, ये इस तारीख में इसका जो मूल्य है वो मूल्य दिया गया है 13,122 रुपये। ये इसका मूल्य यहाँ पर इस तारीख में दिखाया गया है। अगर इसकी यहाँ पर बात करें तो ये ह्रास काटने से पूर्व का है। ह्रास काटने से पहले तो ये किस तारीख में रहा होगा वो हमें देखना है। वो हमारे पास में रहा होगा 31/12/89 है, वो सॉरी 90 है ये, तो 90 से पहले 89 रहा होगा ना, 1989। इस तारीख से ठीक पहले की तारीख जो होगी हमारे पास में, वही तो तारीख होगी। और उस तारीख का तो ये मूल्य है 13,122। ये मूल्य यहाँ पर प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। ये मैंने सिर्फ ऊपर जो लाइन लिखी है वो समझाने के लिए लाइन यहाँ पर लिख दी है। ये लाइन समझाने के लिए लिख दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, अब यहाँ पर इसका जो हमारे पास में लिखा है, क्या लिखा है कि ह्रास काटने से पूर्व का जो मूल्य है, ह्रास काटने से पूर्व का मूल्य इसमें क्या रहा होगा, वो कब को रहा होगा, वो 1/1/1989 को ये मूल्य रहा होगा। ये तो ह्रास काटने के बाद यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ह्रास लगाने के बाद में 13,122 रुपया है, यानी कि ह्रास काट दिया गया है।
अगर ह्रास नहीं काटा जाता, ह्रास 10% नहीं काटा जाता तो ये मशीन कितने रुपए की होती, यहाँ ये बात हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस धनराशि को ऐसे ही लिखेंगे 13,122 गुणा ह्रास, क्योंकि काटा गया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे करेंगे 90। इस तरह से इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। इससे पता चल जाएगा, यहाँ पर लिखा है ह्रास काटने के बाद जो धनराशि थी वो था 13,122। अगर ह्रास ना काटा गया होता तो ये जो धनराशि है इसको कैलकुलेट अगर हम कर दें तो ये हमारे पास धनराशि निकल के आएगी 14,580। ये जो धनराशि है 14,580। अब मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि ह्रास अगर काट दिया है तब मशीन इतने रुपए की थी और ह्रास अगर नहीं काटा जाता तो वो इतने रुपए की है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, जो ये हमारा अब धनराशि है, ये धनराशि 1989 में थी ना। अब इससे अगर पीछे को अगर हम जाते हैं तो वो तारीख कौन सी रही होगी, 31/12/1900, यह 89 है तो ये 88 यहाँ पर आएगी, क्योंकि यह 89 थी। इससे ठीक पहले की तारीख ये रहेगी। यहाँ पर यही तो मूल्य हमारे पास में रहा 14,580। अभी 14,580 रुपये जो है, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, ह्रास काटने के बाद है मूल्य। अगर ह्रास इसमें कितना ह्रास काटा गया वो इसमें या तो प्लस करें या फिर हम इस तरह से ही पता कर लेंगे और ये पता करेंगे 1/1/1988 को, यानी यहाँ पर डेट उल्टी लिखी जा रही है। जो चीज़ पहले आएगी तारीख वो हमने यहाँ लिख रखी है, उसको बाद में यहाँ लिख लिया है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यही धनराशि जो है 14,580 है। इसका फिर हमें यही सिस्टम करना है 100/90। इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये धनराशि हमारे पास में आएगी निकल करके 16,200। अब ये जो 16,200 है ये हमें यहाँ पर देखना है। इससे ठीक पहले की तारीख हमारे पास क्या रही होगी, वो रही होगी 31/12/1987। ये तारीख यहाँ पर रही होगी। और इसमें धनराशि की जो कीमत हो रही है, धनराशि जो हो रही है मशीन की, वो ही हो रही है 16,200। अब इस पे जो ह्रास लगने से पूर्व अगर ये संपत्ति थी, कितने की थी, यानी 1/1/1987। क्या करेंगे, यही 16,200 रुपये को हम यहाँ लिखेंगे, गुणा करेंगे 100/90। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास धनराशि आएगी 18,000 रुपये। यानी बिना ह्रास काटे जो संपत्ति का मूल्य है वो 18,000 रुपये है। किस तारीख में, 1/1/1987 में। वही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही तो पूछा था कि 1/1/1987 को इसका मूल्य क्या होगा या इसकी लागत क्या होगी, यही तो पूछा गया था। तो यही हमारे पास में राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है। ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। अब 18,000 है, अब 18,000 को हम देख लेंगे। ये ऑप्शन बी में हमारे पास में आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने ये है और ये लास्ट क्वेश्चन है 2003 का TGT कॉमर्स का 16वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मोटर कार की लागत 1/1/1987 को 70,000 रुपये थी। ह्रास की दर 10% प्रति वर्ष है। मोटर कार का शेष 1/1/1991 को यहाँ पर होना चाहिए, स्थिर एवं अपलिखित मूल्य द्वारा होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में है। यहाँ पर दोनों विधियाँ, स्थिर यानी स्थायी वाली पद्धति से भी पूछा है और अपलिखित मूल्य द्वारा भी यहाँ पर पूछा गया है। ह्रास शेष पद्धति द्वारा और स्थायी किस्त पद्धति के द्वारा ह्रास लगाने की यहाँ पर बात कही है। अब अगर ऑप्शन को आप यहाँ पर देखें तो जब दो तरह से पूछा गया है तो आंसर में भी हर ऑप्शन में 2-2 रकमें यहाँ पर दी जानी चाहिए, 2-2 धनराशि यहाँ पर दी जानी चाहिए। अब जब 2 धनराशि यहाँ पर दी ही नहीं गई हैं तो इसका मतलब है या तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में 2 चीज़ों को गलत पूछा गया है या फिर यहाँ ऑप्शन में एक रकम को और नहीं लिखा गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था और इसको
वो हटा दिया गया था। इसमें हुआ यही होगा कि इस क्वेश्चन पर सभी को बराबर अंक दे दिए गए होंगे, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये थे 2003 की टीजीटी कॉमर्स के जो न्यूमेरिकल थे, वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुके हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।